हरिहरपुर नाम के छोटे से गांव में हर साल ठंड पड़ती थी। पेड़ों की शाखाएं मानो ठंड से सिकुड़ गई थीं। सूरज भी ऐसा लगता था जैसे बादलों की मोटी चादर ओढ़ सो गया हो। ठंड का मौसम अमीरों के लिए तो बहुत ही सुहाना होता है, लेकिन गरीबों के लिए मुसीबत का पहाड़ टूटने जैसा है। भोला के परिवार पर ठंड का मौसम कहर बनकर टूट रहा था। हे ऊपर वाले, इतनी ठंड कैसे बढ़ा रहे हो? इतनी ठंड में तो घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। लगता है इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। सच में ऐसी ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। बाहर जाने का तो मन ही नहीं करता। ठंडी हवा बदन को चीरती हुई निकलती है। हाँ, और देखो, सूरज भी जैसे मानो लुका छुपी खेल रहा है। दिन भर कोहरा छाया रहता है। लगता है कि ठंड और बढ़ती चली जाएगी। सच में इस बार ठंड ने तो सबकी हालत खराब कर दी है। तुम बाहर कैसे जाओगे? तुम्हें तो सुबह सुबह उठकर सेठ बिरजू राम की दुकान पर जाना पड़ता है। हम तो फिर भी घर में रहते हैं और चूल्हे के पास बैठकर कुछ गर्माहट ले लेते हैं। क्या करें प्रभा, काम तो करना ही पड़ेगा। सेठ जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी ठंड है। उन्हें तो बस काम समय पर चाहिए। अच्छा प्रभा, तो अब मैं चलता हूँ, नहीं तो मालिक फिर से गुस्सा करेंगे। ऐसा कहकर भोला अपने घर के बाहर निकलता है। तभी सामने से एक डाक वाला उसके पास आता है और उसे चिट्ठी देते हुए कहता है, भोला भैया, ये लो, तुम्हारी माँ की चिट्ठी आई है। वह बुढ़िया बहुत परेशान और दुखी है। लगता है तुम लोग को खोज रही है। डाक वाले भैया, इस चिट्ठी को आए हुए कितना समय हो गया? यही कोई हफ्ता 2 हफ्ता। अरे डाक वाले भैया, हफ्ते 2 हफ्ते से आपके पास मेरी माँ की चिट्ठी पड़ी हुई थी और आप अब मुझे लाकर दे रहे हैं? मेरे पास एक गांव के जब कम से कम 10 से 15 चिट्ठी इकट्ठा हो जाती है तब हम लोग बांटने निकलते हैं। इतना आना जाना नहीं होता है हमसे। भोला घबराए मन से चिट्ठी को डाकिया के हाथ से लेता है और घर में चला जाता है। प्रभा देखो, माँ की चिट्ठी आई है। अच्छा देखिए तो उसमें क्या लिखा है। भोला चिट्ठी पढ़ने के बाद गंभीर होकर प्रभा से कहता है, प्रभा, माँ ने लिखा है कि वह बहुत बीमार है और ठंड भी बहुत तेज पड़ रही है। उनसे अकेले पुरखों का घर अब संभाला नहीं जाता, इसलिए वह मुझे बुला रही है कि मैं उन्हें लेकर यहाँ आ जाऊं। तो जाइए, जल्दी उन्हें यहाँ लेकर आ जाइए। इस भयंकर ठंड में हमारे पास तो न कुछ ओढ़ने को है, न बिछाने को है, और एक रजाई है जिसमें हम 4 लोग जैसे तैसे अपनी रात काटते हैं। आप कैसी बात कर रहे हो? चाहे जो भी हो, हम सब एक परिवार ही हैं। आप उन्हें बस ले आइए। अभी मैं बिरजू राम सेठ की दुकान पर जा रहा हूँ और शाम को ही माँ को लेने चला जाऊंगा। भोला सेठ जी के पास जाने लगता है। थोड़ी दूर चलने पर देखता है कि दूर बहुत भीड़ खड़ी है और हर तरफ बहुत धुआं उड़ रहा है। उसे चिंता होती है और वह वहां आसपास खड़े लोगों से पूछता है, क्या हुआ? यह इतना तेज धुआं कहाँ से आ रहा है? बेटा, सेठ बिरजू राम के गोदाम में आग लग गई है और आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। अरे भोला, तुम सेठ जी के यहाँ काम करते हो ना? अब देखो क्या हो गया, पूरी दुकान में आग लग गई है। भोला के ऊपर मानो सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। वह दौड़ता हुआ सेठ जी के पास जाता है। हुकुम, यह क्या सुनने में आ रहा है कि आपके गोदाम में आग लग गई है? पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने तुमको अपने घर में काम पर रखा था। मुश्किल से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ तुम्हें यहाँ काम करते हुए और इतना बड़ा नुकसान हो गया मेरा। सेठ जी, मैंने आग नहीं लगवाई आपके गोदाम में। सही कह रहे हो, तुमने आग नहीं लगाई है। तुम्हारे फूटे कर्मों ने आग लगाई है। अब निकल जाओ यहाँ से और दोबारा मेरी नजरों के सामने मत आना। हुकुम, कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोग तो पढ़े लिखे हैं। मैं कैसे अपने घर बैठे बैठे आपके गोदाम में आग लगा सकता हूँ? ऐसा ना करें। कम से कम इस गरीब को हफ्ते भर का मेहनताना दे दीजिए। तुम्हारा मेहनताना गया तेल लेने। यहाँ से निकलो वरना हड्डी पसली एक कर दूंगा। भोला उदास मन से सेठ जी के घर से वापस अपनी पत्नी और बच्चों के पास जाने लगता है। रास्ते में वह सोचता है, सारी मुसीबतें भगवान एक साथ गरीबों को ही क्यों देते हैं? आज सेठ जी का गोदाम जला है तो क्या वह कुछ दिन में
दूसरा गोदाम नहीं खड़ा कर लेंगे? लेकिन मुझे नौकरी से निकाल देने में उन्हें क्या मिल गया? भोला घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से कहता है, प्रभा, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। जो कुछ रुपया पैसा आता था अब वह भी नहीं आएगा। ए जी, आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा खुलकर तो बताइए। क्या बताऊं प्रभा, किस मुंह से बताऊं? जिन सेठ जी के यहाँ मैं काम करता था उनकी गोदाम में आग लग गई है। क्या गोदाम में आग लग गई? लेकिन कैसे? मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन जब मैं उनके यहाँ गया तो उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। अब जब गोदाम में आग लग गई है तो फिर वह आपको कैसे रखेंगे काम पर? हो सकता है जब नया गोदाम बन जाए तब आपको वापस रख ले। नहीं प्रभा, यहाँ पर बात नए गोदाम और पुराने गोदाम की नहीं है। उनका कहना था कि मैं उनके लिए अपशगुन हूँ। एक गरीब तो अपने लिए ही अपशगुन होता है, वह दूसरे के लिए क्या अपशगुन होगा? घर में खाने को एक दाना नहीं है, उस पर से ये मुसीबत और दांत कटकटा देने वाली ठंड। उस रात भोला के घर में चूल्हा नहीं जलता है। सब लोग भूखे पेट सो जाते हैं। आधी रात को दोनों बच्चे नींद में बड़बड़ाते हैं। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। वह काली रात जैसे तैसे निकल जाती है। अगले दिन भोला अपने माँ को लेने के लिए निकल जाता है। माँ भोला को देखते ही बहुत खुश हो जाती है। अरे मेरा बेटा, मेरा राज दुलारा, तू आ गया। मेरी चिट्ठी पढ़कर तू आ गया। मुझे लगा था इतने दिन चिट्ठी लिखे हो गए तो तू नहीं आएगा। नहीं नहीं, मगर मुसीबत पड़ने पर आपका बेटा नहीं आएगा तो भला कौन आएगा? मैं बहुत पहले ही आ जाता, लेकिन डाकिये ने आपकी चिट्ठी मुझे एक दिन पहले ही दी। बस इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। चल बेटा, अब जल्दी से मुझे अपने गांव ले चल। पुरखों के घर का लालच तो अब छोड़ना पड़ेगा और अब मुझसे अकेले रहा नहीं जाता। इतनी तेज ठंड पड़ती है कि मेरी हड्डियां जम जाती हैं। यहाँ ओढ़ने और पहनने को भी कुछ नहीं है। माँ, तुम इतने दिन अपने इस पुरखों के घर में रही। अगर तुम्हें कोई भी समस्या थी तो तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। मैं तुम्हें अपने साथ ही रखता। वह सब छोड़ बेटा, ये बता बहू कैसी है और मेरे पोता पोती कैसे हैं? सब अच्छे हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। भोला अपनी माँ को लेकर हरिहरपुर गांव निकल जाता है। गांव पहुंचते ही जैसे ही भोला की माँ घर में अंदर आती है तो प्रभा कहती है, प्रणाम माँ, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपका सफर अच्छा रहा होगा। पोता पोती खुशी के मारे उनके आगे पीछे घूमने लगते हैं। दादी माँ आ गई, दादी माँ आ गई। उस रात प्रभा ने अपने गुल्लक में बचत के पैसों से अच्छे खाने का इंतजाम करा। पूरा परिवार चूल्हे के पास बैठकर गरम गरम दाल भात खा रहा होता है। बेटा, परिवार का सुख बहुत बड़ा सुख होता है। अकेलेपन में मुझे तो मानो दीवारें काटने को दौड़ती थी। एक साथ रहना ही सबसे अच्छा होता है। लीजिए ना माँ, थोड़ा और चावल लीजिए। बस बेटा बस, यह बूढ़े दांत अब और नहीं खा पाएंगे। भोजन करके सब लोग सोने चले जाते हैं। तभी कुछ चिंतित होकर प्रभा अपने पति के पास आती है और कहती है, सुनिए, हमारे पास एक ही रजाई है और वह भी फटी हुई है। हम 5 लोग कैसे सोएंगे? उस रजाई को तुम अपने ऊपर, बच्चों पर और माँ को उड़ा देना। मैं अपना देख लूंगा। ऐसा कहकर वह सब सो जाते हैं। रात में प्रभा की नींद खुलती है तो वह देखती है कि माँ और उसके दोनों बच्चे बहुत ज्यादा ठंड से कड़कड़ा रहे हैं। उन्हें बहुत ठंड लग रही है और रजाई उनके ऊपर से हटकर भोला पर आ गई है। सुनिए, उठिए उठिए जी। क्या हुआ प्रभा? मुझे क्यों उठा रही हो इतनी रात में? सारी रजाई आपके पास आ गई है। देखिए, बच्चे और माँ कितना कांप रहे हैं ठंड से। मुझे माफ कर दो, ये लो रजाई, इन पर डाल दो। तीनों को रजाई उड़ाकर प्रभा और भोला ठंड में किसी तरह से सोने की कोशिश करते हैं। अगले दिन प्रभा भोला से कहती है, सुनिए, एक काम करिए, मुझे थोड़ी सी रुई ला दीजिए। मैं गांव से पुराने कपड़े मांग कर लाती हूँ। प्रभा गांव में घूमती घूमती हर घर से पुराने कपड़े इकट्ठा करके ले आती है। उधर भोला भी रुई ले आता है। प्रभा देखते ही देखते उन कपड़ों में रुई डालकर एक अच्छी सी रजाई बना देती है। प्रभा, इतनी सुंदर रजाई तुमने कैसे बनाई? मुझे यह सिलाई कढ़ाई तो आती थी,
लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं कि अपने लिए रजाई बना लूं। अब देखिए कितनी अच्छी रजाई बन गई। अब ना माँ को ठंड लगेगी न ही बच्चों को। ये तो बहुत अच्छा किया प्रभा तुमने। तभी भोला के दिमाग में एक आइडिया आता है। प्रभा, अगर मैं तुम्हें और रुई और नया कपड़ा लाकर दूं, तो क्या तुम ऐसी सुंदर सुंदर 8-10 रजाइयां बना सकती हो? अरे 10 रजाई किस लिए? हमें तो सिर्फ 2 से 3 की जरूरत है। प्रभा, मैं सोच रहा था कि मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, ना ही सेठ जी मुझे दोबारा काम पर रखेंगे, तो क्यों ना मैं इन रजाइयों को ही बेचूं। गांव में ऐसा कोई नहीं है जिसे रजाई बनानी ना आती हो। यहाँ सबको रजाई बनाना आता है। अगर आप रजाई बेचना चाहते हैं तो शहर की तरफ जाकर बेचिए। वहाँ आपकी रजाइयाँ हाथों हाथ बिक जाएगी। यह बात तो तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो मुझे बताओ, तुम्हें क्या क्या सामान चाहिए? हमारे पास सामान के पैसे कहाँ हैं? यह तो कुछ पैसे मैंने बचा रखे थे। उन्हीं पैसों से मैंने यह सुई धागा खरीदा और पुराने कपड़ों से रजाई बनाई है। तुम चिंता मत करो प्रभा, मैं रामू काका से कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। हम उसे रजाई बनाकर बेचेंगे और जैसे जैसे हमारी बिक्री होगी हम उनका उधार भी चुका देंगे। भोला तुरंत रामू काका के पास जाता है। रामू काका, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपया करके मुझे 1500 रुपए उधार दे दीजिए। मैं अपना कुछ काम शुरू करना चाहता हूँ। जैसे ही मेरी कमाई होगी मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। रामू काका का उधारी देने का ही धंधा था। उन्हें एक और बकरा मिल गया था लूटने के लिए। उन्होंने तुरंत उसको 15,000 रुपए दे दिए। भोला पैसे लेकर बाजार गया और वहां से रुई, कपड़ा और धागा लाकर अपनी पत्नी को दे देता है। प्रभा अपने बच्चों के साथ रजाई बनाने में जुट जाती है। उसके बच्चे रजाइयों के अंदर रुई भरते हैं। यह सब देखकर प्रभा की सासू माँ भी आ जाती है और वह मदद करने के लिए बैठ जाती है। रजाई बनाते बनाते सासू माँ कहती हैं, बहू, मेरे आ जाने से तुम लोगों पर भार बढ़ गया है। यह कैसी बात कर रही हो माँ जी? आपके आने से बोझ नहीं बढ़ा है, हमारा भाग्य खुला है। आगे से आप ऐसा कुछ मत सोचिएगा। पूरा परिवार मिलकर 10-15 सुंदर सुंदर रजाई बना लेते हैं। फिर भोला उन रजाइयों को लेकर हाईवे पर जाकर बेचना शुरू करता है। देखते ही देखते उसकी सारी रजाइयां बिक जाती हैं और कुछ ग्राहक तो खाली हाथ भी जाते हैं। यह देखकर भोला बहुत खुश होता है। पहले दिन की 4,000 की कमाई उसको 4 लाख के बराबर लग रही थी। वह खुशी खुशी घर वापस आता है। ओ प्रभा, तुम कितनी समझदार हो। तुम्हारे कहने से ही मैंने हाईवे पर जाकर रजाइयां बेची और देखो, एक दिन में 4,000 रुपए की कमाई हुई है। यह तो बहुत खुशी की बात है। चलिए सबसे पहले तो आप रामू काका को उनका उधार वापस करिए। जैसे ही भोला रामू काका के घर जाता है, यह लीजिए आपके 1500 रुपए और ब्याज के 500 रुपए। अरे भोला, तेरे हाथ कोई खजाना लग गया है क्या? अभी परसों ही तो तू मुझसे 1500 रुपए लेकर गया था और आज 2 दिन में ही मुझे तुम 2,000 रुपए वापस कैसे कर रहे हो? रामू काका, आपको पता नहीं है, मैंने रजाई बनाने का धंधा शुरू किया है। मेरी पत्नी बहुत सुंदर रजाई बनाती है और मैं उसको बेचता हूँ और हमारी अच्छी कमाई हो जाती है। रामू काका को भोला से जलन होती है। वह भोला से कहता है, अच्छा, कहाँ रजाई बेचते हो? गांव में कौन तुम्हारी रजाई खरीदेगा? यहाँ तो सबको रजाई बनानी आती है। नहीं नहीं, यही तो दिमाग की बात है। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि हाईवे पर जाकर रजाई बेचो तो वहां ज्यादा कमाई होगी। ओह, तो ऐसी बात है। चलो ठीक है, रख दो ये रुपए और अब तुम जाओ। रामू काका तुरंत अपनी पत्नी रानी को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, सुनो भाग्यवान, तुम्हें कुछ सिलाई कढ़ाई का काम आता है या बस बातें बनानी आती है? अरे किस तरह से बात कर रहे हो? बात करने की तमीज नहीं है क्या तुम्हें? माफ करना, लेकिन जितना पूछ रहा हूं उतना जवाब दो। काम क्या है, पहले ये बताओ मुझे। मैं चाहता हूं कि तुम 10 से 15 सुंदर सुंदर रजाइयां बनाओ और उसको ले जाकर मैं हाईवे पर बेचूंगा ताकि हमारी अच्छी कमाई हो। मैं चाहता हूँ? कहाँ के महाराजा हो जो तुम्हारे चाहने से मैं कुछ कर दूंगी? 10 से 15 रजाई बनाओ, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या? तुम समझती क्यों नहीं हो फूलमती? वह गरीब भोला याद है तुम्हें? वह परसों ही मुझसे 1500 रुपए उधार लेकर गया था
और आज ही मुझे 2000 रुपये वापस लाकर दे दिया। सोचो उसकी कितनी कमाई हुई होगी। हर धंधा सबको नहीं जचता है। उसके भाग्य में लिखा था तो उसकी कमाई हो गई। अब आप अपना धंधा शुरू करेंगे तो क्या पता आपका धंधा डूब जाए। राम 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 राम, कितनी अशुभ बातें करती हो। मैं बाजार जा रहा हूँ, बाजार से 6000 का माल लेकर आऊंगा और तुम मुझे हफ्ते भर के अंदर 20 से 25 रजाई बनाकर दे दो। रामू काका के सर पर तो जैसे लालच का भूत सवार हो गया था। वह दौड़ के बाजार गया और माल लेकर घर आ गया। उसकी पत्नी ने जैसे तैसे करके 25 से 30 सुंदर सुंदर रेशमदार रजाई बनाकर रख दी। अब रामू काका उनको लेकर हाईवे पर जाकर बैठ गए। अपने बगल में रामू काका की रजाई की दुकान देखकर भोला एकदम चौंक गया। उसने उनसे पूछा, अरे रामू काका, आप यहाँ पर कैसे दुकान लगा रहे हैं? यहाँ तो मैं दुकान लगाता हूँ। यह सड़क किसी के बाप के नाम की नहीं है। जिसका मन आएगा वह बैठेगा और तुम अपनी रजाई बेचो। मैं अपनी रजाई बेच रहा हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? रामू काका की यह बात सुनकर भोला चुपचाप अपने काम में लग गया। देखते ही देखते ग्राहक रामू काका की दुकान पर जाने लगे, क्योंकि रामू काका के लाए हुए माल में ज्यादा चमक और सुंदरता थी। वह कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतनी मिठाई मीठी होगी। लेकिन भोला के पास तो इतने पैसे लगाने की औकात नहीं थी। फिर भी वह अपनी रजाइयां लेकर वहां बैठा रहता था। रामू काका अपनी तरक्की से बहुत खुश और बहुत संतुष्ट थे। भोला के पास 1-2 ग्राहक आ जाते थे, लेकिन उसका फिर से बहुत ही मुश्किल से गुजर बसर होने लगा। भोला एकदम उदास घर में बैठा था। सुनिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप बहुत बेवकूफ हैं। अपने धंधे के बारे में खास बातें क्या कोई किसी को ऐसे ही बता देता है? जाने दो प्रभा, सब अपने भाग्य का खाते हैं। अगर उनके भाग्य में लिखा है तो वह हर कीमत पर उन्हें मिल जाएगा। तुम इतना मत सोचो। मैं कुछ ना कुछ सोचता हूं, मैं कोई और काम कर लूंगा। कितनी मुश्किल से हमारी जिंदगी में कुछ सुधार आया था, लेकिन रामू काका को जरा भी शर्म नहीं आई। वह तो अमीर है, वह कोई भी व्यापार कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा ही आइडिया चुराया। प्रभा, तुम ये सब सोचकर परेशान मत हो। उस रात भोला बहुत ज्यादा दुखी था। वह सब सो जाते हैं। अगले दिन फिर से भोला अपने घर से 10 से 12 रजाइयां उठाता है और हाईवे पर ले जाकर बैठ जाता है। तभी वहां से एक बहुत ही गरीब दरिद्र बुजुर्ग आदमी गुजर रहा होता है। वह ठंड से कांप रहा होता है। रजाइयों की दुकान देखकर वह बूढ़ा आदमी सबसे पहले रामू काका की दुकान पर जाता है और उनसे विनती करता है, बेटा, एक रजाई का टुकड़ा मिलेगा, फटी रजाई भी चलेगी, पुराना कंबल भी चलेगा, कुछ भी दे दो, बहुत ठंड है। अब इन बूढ़ी हड्डियों को ठंड बर्दाश्त नहीं होती। अरे ओह, भिखारी आदमी, ठंड बर्दाश्त नहीं होती तो मर जाओ कहीं जाकर, लेकिन मेरी दुकान पर मत खड़े रहो, ग्राहकों को दिक्कत होगी, चलो हटो यहाँ से। भोला यह सब देख रहा होता है। वह मन ही मन बहुत उदास होता है और बूढ़े बाबा से कहता है, बाबा जी इधर आइए, मेरी दुकान पर मेरे पास एक रजाई है, मैं आपको दे देता हूँ। बेटा, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद भीख मांग रहा हूँ। आप चिंता मत करिए, आपको कुछ भी नहीं देना है, ये लीजिए रजाई। भोला जैसे ही एक रजाई को उनके ऊपर डालता है, उन्हें इतनी गर्माहट मिलती है कि जिसे वह शब्दों में भी नहीं कह सकते थे। बेटा, इस कड़ाके की ठंड में मैं बस कुछ और सांसों का ही मेहमान था, लेकिन तुम्हारी रजाई की गर्माहट ने मेरी जान बचा ली है। नहीं नहीं बाबा, मैंने आपकी जान नहीं बचाई, सब भगवान की मर्जी और उनकी कृपा है। तभी वह बूढ़ा आदमी अपनी ओढ़ी हुई रजाई उसको वापस करते हुए कहता है, बेटा, इस रजाई को हमेशा अपने पास रखना। आज से तुम्हारी दुकान पर दिन 2 गुनी और रात 4 गुनी बरकत होगी। ये मेरा तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। अरे ये क्या, आप मुझे अपनी रजाई क्यों वापस दे रहे हैं? फिर आपको ठंड लगेगी, उसका क्या? बेटा, तुम्हें अभी भी मेरी ही चिंता है। भगवान तुम्हारा भला करे। ये लो, इस रजाई को हमेशा अपने पास रखना। मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा कहकर वह गरीब बूढ़ा आदमी कहीं गायब हो जाता है और जैसे ही भोला उस रजाई को अपनी बाकी रजाइयों के बीच रखता है, तो कुछ ही देर में देखते ही देखते उसके यहाँ ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। सब लोग रामू काका की चमकती सुंदर रेशमी रजाइयों को छोड़कर भोला की रजाइयां लेने लग जाते हैं।
अब भोला और प्रभा धीरे धीरे घर की सारी सुख सुविधा जुटा लेते हैं। भोला और प्रभा बहुत खुश होते हैं।